कियारा के घर के बाहर खड़ा प्रशांत कियारा के लुभावने इशारे बखूबी समझ रहा था। लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए उसने अपने आप को कियारा से थोड़ा दूर किया और कहा, नहीं, आज रहने दो। मुझे पुलिस स्टेशन जाकर उस बस के बारे में भी बताना है। सोच लो, शायद ये मौका फिर कभी ना मिले, कियारा ने प्रशांत से कहा। प्रशांत गाड़ी में बैठ गया और बिना जवाब दिए वहां से गाड़ी चलाता हुआ चला गया। रास्ते में प्रशांत के दिमाग में कियारा ही घूम रही थी। वो सोच रहा था, प्रिया से मेरा ब्रेकअप हुए काफी समय हो चुका है। जब भी कियारा मेरे साथ होती है मुझे कुछ तो अलग महसूस होता है, मगर पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है कि नहीं। प्रशांत अपने इस अंतर्द्वंद में एक कब्रिस्तान तक पहुंच गया। उस कब्रिस्तान के बाहर प्रशांत को एक ठेला दिखा जिस पर लिखा था, बनारस की मशहूर पूरी आलू। वो देखते ही प्रशांत को भूख का एहसास हुआ। प्रशांत ने गाड़ी किनारे लगाई और ठेले पर खाना खाने के लिए बैठ गया। प्रशांत ने पूरी का पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया। तुम कब्रिस्तान के बाहर क्या कर रहे हो? दूसरी ओर से प्यारेलाल की लड़खड़ाती हुई आवाज प्रशांत के कानों में पड़ी। प्रशांत ने आसपास देखते हुए कहा, अरे चाचा जी, आप कहां हो? क्या फिर से देसी ठेके पर बैठे हो? बात को मत टालो, मैंने अभी तुम्हारी गाड़ी कब्रिस्तान वाले रास्ते पर जाते हुए देखी है। तुम जरूर कब्रिस्तान के पास हो। अभी के अभी वहां से घर निकलो, अब वो जगह सही नहीं है। ऐसी क्या बात है इस कब्रिस्तान में? प्रशांत ने पूछा। तुम्हें अपने दादाजी की कोई भी बात याद तो रहती नहीं है। तुम्हें पता है ना कि वो घाट पर डोम थे। तुमसे ज्यादा कब्रिस्तान की अहमियत उनको पता थी। तुम्हें पता है, डर के मारे कल रात में बस मरते मरते बचा हूं। सीधे घर जाओ। प्यारेलाल ने प्रशांत को डांटते हुए कहा। तुम डर से नहीं, तुम दारू से मरते मरते बचे हो। कोई काम नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं कब्रिस्तान में जाऊंगा। प्रशांत ने प्यारेलाल को सख्त आवाज में जवाब दिया। तो फिर जाओ और मरो, बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। झुंझलाहट में प्यारेलाल ने फोन काट दिया। प्रशांत ने फोन काट कर पहले अपना खाना खत्म किया। उसने पलटकर कब्रिस्तान की तरफ देखा। उसे लगा कि ऐसा क्या राज होगा इस कब्रिस्तान में जिसकी वजह से प्यारेलाल ने उसे वहां से जाने के लिए कहा। और बस में लगे पर्चे में भी किसी ने उसे उसी कब्रिस्तान में बुलाया था। उसकी वहां अंदर जाने की उत्सुकता बढ़ी और वो तुरंत गाड़ी में से उसके दादाजी की लाठी और टॉर्च लेकर कब्रिस्तान के अंदर चला गया। जब वो कब्रिस्तान के अंदर गया, वहां पर एकदम सन्नाटा था और एकदम अंधेरा था। प्रशांत अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़कर इधर उधर देख रहा था। अंधेरे में प्रशांत के कदम कब्र के ऊपर लड़खड़ा रहे थे। उसने एक कब्र के बड़े से पत्थर के पीछे थोड़ी देर छुपना ठीक समझा। हाँ, यहां रुककर देखता हूं कि किसने मुझे बुलाने के लिए वो पर्चा दिया था। लेकिन ऐसी सुनसान और अंधेरी जगह में कौन मुझसे मिलना चाहता है? प्रशांत खुद से ये बोला। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब वहां कोई हलचल नहीं हुई तो उसने अपने हाथ में पकड़ी लाठी को देखा और उसके बारे में सोचने लगा। लगता है ये लाठी किसी विशेष प्रकार की लकड़ी से बनी है और ये पकड़ने में बहुत भारी भी है। जरूर दादाजी ने इसको किसी विशेष दुकान से बनवाया होगा और इसमें जरूर कुछ खास है, तभी तो वो सुरंग वाली भूतिया औरत इससे दूर रहती थी। प्रशांत अपने ख्यालों में था कि तभी उसको कब्रिस्तान में किसी के आने की आहट सुनाई दी। प्रशांत ने ध्यान से देखा तो कुछ दूर पर उसे एक काली आकृति नजर आई। प्रशांत ने उसको गौर से देखा और मन ही मन कहा, समझ में नहीं आ रहा है कि वो औरत है कि आदमी। उसका काला चौंगा काफी ढीला है, मगर उसने अपने हाथ में ये फावड़ा क्यों पकड़ा हुआ है? प्रशांत धीरे धीरे छुपते हुए उस आकृति का पीछा करने लगा। मैंने कई बार पुलिस की नौकरी में ऐसे ऐसे केस सुने थे जहां पर लोग कब्रिस्तान में चोरी करने आते थे। गड़े मुर्दों से सोने की अंगूठियां अक्सर मिल जाती थी। कहीं ये चोरी करने तो नहीं आया है? प्रशांत ये सोचते हुए उस आकृति का पीछा दूर से ही कर रहा था।
तभी वो आकृति रुक गई और जमीन में खुदाई करने लगी। तो मेरा शक ठीक था, प्रशांत ने कहा, और धीरे धीरे कदमों से वो उस आकृति के करीब जाने लगा। वो आकृति जिस कब्र को खोद रहा था, प्रशांत ने उस पर लगे स्टोन को देखा जिस पर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था। लगता है ये किसी लड़की की कब्र खोद रहा है। प्रशांत ने झांकने की कोशिश की तो उसने देखा कि उस संदिग्ध आकृति ने फावड़े से कब्र में रखे हुए ताबूत को खोल दिया है। प्रशांत को अब लड़की का शव भी दिखाई दे रहा था। यह ताबूत तो अभी दफनाया हुआ लगता है 1-2 दिन पहले ही उस लड़की की मृत्यु हुई होगी। यह आदमी कहीं कुछ और तो नहीं करना चाह रहा है। प्रशांत से और देखा ना गया और वो चिल्लाते हुए अपनी जगह से बाहर आ गया। ए, क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रशांत बस इतना ही कह पाया था कि अचानक उसके सर पर किसी ने बहुत जोर से वार किया। ओह ओह ओह। प्रशांत की चीख निकल गई और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। प्रशांत को जब होश आया तब उसे अपनी आंखों के सामने फिर से अंधेरा दिखा। उफ, सर में अभी भी दर्द हो रहा है। प्रशांत ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, यहां पर वाकई में इतना अंधेरा है या फिर मेरी आंखें बंद है? चोट लगने की वजह से प्रशांत ठीक से सोच या समझ नहीं पा रहा था। प्रशांत ने उठने की कोशिश की। अचानक उसका सर किसी चीज से टकरा गया। ये क्या है? फिर प्रशांत ने अपना हाथ इधर उधर हिलाया। अरे ये क्या? ये तो ताबूत है। क्या मैं ताबूत के अंदर हूं? प्रशांत ने सहमी हुई आंखों से अपनी बगल में देखा। बगल में उसी लड़की की लाश पड़ी थी। प्रशांत एकदम से चौंक गया और बड़बड़ाया, लगता है मुझे उसने इसी ताबूत में बंद कर दिया है। प्रशांत गहरी सांस लेने लगा और उसने जोर जोर से ताबूत की छत को खटखटाना शुरू कर दिया। अरे ताबूत को खोलो, बचाओ मुझे यहां पर किसी ने बंद कर दिया है। प्रशांत चिल्ला रहा था। 2 मिनट बाद प्रशांत को समझ में आया कि उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। प्रशांत ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मुझे शांति से काम लेना होगा। तभी वो अपनी जेब टटोलने लगा। अरे मेरा फोन कहां गया? क्या मुझे दफन करने से पहले उसने मेरा फोन भी निकाल लिया? ये सोचते हुए प्रशांत को अब डर के साथ साथ चिंता भी होने लगी। उसके हाथ में टॉर्च थी। प्रशांत ने टॉर्च जलाई और अपनी घड़ी पर नजर डाली। घड़ी में 1 बजा हुआ था। इतनी रात को कब्रिस्तान में अब कौन आएगा? मैं चाहे कितना भी चिल्ला लूं, यहां मुझे सुनने वाला कोई भी नहीं है। अगर मैं अपनी सांसों पर काबू पा लूं तो शायद सुबह तक जीवित रह पाऊं, प्रशांत ने सोचा। फिर प्रशांत ने अपने बगल में पड़े हुए लड़की के शव से कहा, मुझे पता है कि मेरा ऐसा सोचना भी बेवकूफी है। इस ताबूत के अंदर ऑक्सीजन खत्म होते देर नहीं लगेगी। खैर, लगता है मेरी किस्मत में तुम्हारे साथ ही कब्र में मरना लिखा है। मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम कौन हो। वैसे मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत ने उस मुर्दे से बात करना शुरू कर दिया। घर वालों के नाम पर अब मेरे घर में कोई नहीं बचा है। रिश्तेदारों की गिनती में सिर्फ प्यारे लाल चाचा है। इक्का दुक्का दोस्त हैं, मगर शायद वो मुझे ढूंढने भी नहीं आएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने जीवन को एक सफल जीवन बोल सकता हूं? ये बोलने के बाद प्रशांत कुछ समय के लिए शांत हो गया। ताबूत के अंदर ऑक्सीजन अब और भी कम होने लगी थी, जिसकी वजह से प्रशांत को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके चेहरे से पसीना निकल रहा था। लगता है मेरा इस दुनिया से अलविदा कहने का समय आ गया है। अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। काश मैं ये माफी जीते जी सबसे मांग सकता, प्रशांत ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब उसकी अंतिम घड़ी आ चुकी है। वह फूली हुई सांस के साथ मरने का इंतजार करने लगा, लेकिन तभी उसे दूर से आती आवाज सुनाई दी, प्रशांत, प्रशांत। मैं सपना देख रहा हूं या सच में कोई मेरा नाम पुकार रहा है? प्रशांत ने उस मुर्दा से पूछा, क्या तुम मेरा नाम पुकार रही हो? प्रशांत, प्रशांत। प्रशांत ने फिर से अपना नाम सुना।
लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, प्रशांत ने कहा और आखिरी बार अपनी हिम्मत बटोरते हुए ताबूत को अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके खटखटाने लगा। मैं यहां हूं, इस ताबूत के अंदर, कहते हुए प्रशांत का गला सूख रहा था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसकी आवाज ताबूत के बाहर जा भी रही थी कि नहीं। प्रशांत की शारीरिक शक्ति अब धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी प्रशांत ने खुदाई की आवाज सुनी। कोई कब्र को खोद रहा था और ताबूत को खोलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ताबूत खुला, प्रशांत ने एक गहरी सांस ली। ऑक्सीजन की कमी से प्रशांत को बेहोशी होने लगी थी। ताजी हवा इस समय प्रशांत के लिए अमृत की तरह थी। प्रशांत, उठो प्रशांत, ये तुम ही हो ना? प्यारेलाल की जानी पहचानी आवाज प्रशांत के कानों में पड़ी। प्यारेलाल ने सहारा देकर प्रशांत को ताबूत से बाहर निकाला। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गलत कब्र ना खोद दूं। शुक्र है कि तुम मिल गए। जय महादेव। प्रशांत कब्र से बाहर निकलकर खांसता हुआ जमीन पर गिर गया। तुम्हारा लड़का खुशनसीब है जो बच गया, एक अनजानी आवाज प्रशांत के कानों में पड़ी। मगर समझाओ अपने लड़के को कि ऐसी गंदी हरकतें ना करे। औरतों के शव के साथ सोने के लिए यहां आया था क्या? भक, कैसी बातें बोल रहे हो? प्यारेलाल ने उसको डांटते हुए कहा। तभी प्रशांत ने आंखें खोली और प्यारेलाल से कहा, आप अपना फोन लाए हो क्या? प्यारेलाल ने अपनी जेब से फोन निकालते हुए प्रशांत को दिया। पुलिस को कॉल करना है क्या? प्यारेलाल ने पूछा। प्रशांत ने फोन लिया और ताबूत में पड़ी हुई लाश की फोटो लेने लगा। कहा था ना, तुम्हारा लड़का ठरकी है, उस अनजान आवाज ने फिर से कहा। प्रशांत ने उस तरफ देखा तो एक अनजान आदमी था जो उसे घूरे जा रहा था। प्रशांत, ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो? प्यारेलाल ने प्रशांत को डांटते हुए कहा। ये एविडेंस है जो मैं पुलिस को दिखाऊंगा, प्रशांत ने अपनी आंखें मलते हुए बोला। फिर तीनों ने मिलकर ताबूत और कब्र को दोबारा बंद कर दिया। प्यारेलाल चाचा, आज तुम नहीं होते तो मैं इस कब्र के अंदर कब का मर चुका होता, प्रशांत ने कहा। अगर तुमने मेरी बात पहले मान ली होती तो कब्र तक पहुंचने की नौबत नहीं आती। तुम्हारे जैसे नासमझ इंसान को तो सच में इस कब्र में मर जाना चाहिए था, प्यारेलाल ने गुस्सा होते हुए कहा। पता नहीं तुम कब सीखोगे। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत गलती हुई, मुझे माफ कर दो, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस कब्र में हूं? प्रशांत ने प्यारेलाल से पूछा। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारा हालचाल देखने कब्रिस्तान आ गया। बाहर मुझे दादाजी की गाड़ी दिखाई दी तो मैं समझ गया कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। कब्रिस्तान के अंदर मुझे तुम्हारे जूते के निशान दिखे और जब मुझे दादाजी की लाठी दिखी तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है। बस उतनी ही देर में तुम्हारी धीमी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। प्यारेलाल ने पूरा किस्सा प्रशांत को कह सुनाया। आज तुम दोनों ने मेरी जान बचा ली, प्रशांत ने कहा। ये आदमी, इसे तो मैं ठेके से पकड़ कर लाया था। कब्रिस्तान में अकेले आने की मेरी हिम्मत नहीं थी, प्यारेलाल ने उस अनजान आदमी को देखते हुए कहा। दोनों मतलब तुम और ये? प्रशांत ने कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा। नसीम सलमा, जिसकी ये कब्र है, मैं तुम दोनों का शुक्रगुजार हूं, प्रशांत ने कहा और नसीम की कब्र की एक फोटो और खींच ली। चलो यहां से चलते हैं। प्रशांत ने प्यारेलाल का हाथ पकड़ा और कब्रिस्तान से चलने लगा। तुम्हारे इस ड्रामे की वजह से एक तो मेरा पूरा नशा उतर गया और अब मुझे भूख भी लगने लगी है, प्यारेलाल ने गाड़ी में बैठते हुए प्रशांत से बोला। तुम चिंता मत करो, मैं रास्ते में खाने पीने का सामान लेता हूं और फिर हम घर चलकर अच्छे से खाएंगे, प्रशांत ने कहा। प्रशांत ने रास्ते में प्यारेलाल के लिए अंग्रेजी शराब ली और पास के होटल से खाना लेता हुआ प्यारेलाल को अपने घर पर ले आया। एक बात बताओ प्रशांत, तुम्हें कब्रिस्तान में किसने बुलाया था? प्यारेलाल ने विस्की की बोतल खोलते हुए पूछा। प्रशांत ने स्कूल बस वाला किस्सा सुनाया
और बोला कि उसे वहां पर एक पर्चा मिला था जिस पर लिखा था कि अगर कुएं के रहस्य के बारे में जानना है तो मुझे कब्रिस्तान में आकर मिलो। इसलिए मैं वहां गया था। इतनी खोजबीन में मैं ये भूल ही गया कि ये एक तरह का जाल बिछाया गया था। प्रशांत ने 2 गिलास में विस्की निकालते हुए बोला, मगर तुम्हें फंसाना कौन चाहता है? और आंगन वाले कुएं की क्या हालत है? प्यारेलाल ने पूछा। कुएं में तो कुछ दिन से शांति है, लगता है वो अगली अमावस को ही अपना रंग दिखाएगा। और पुलिस की नौकरी में मेरे बहुत दुश्मन बने हैं, कोई भी मुझे मारने की कोशिश कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि जो भी मुझे मारना चाहता है उसे यह कैसे पता कि कुएं का कोई रहस्य है? प्रशांत ने कहा, दादाजी के मरने के बाद इस कुएं के बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, बाकी किसी को नहीं। प्यारेलाल ने मूंगफली चबाते हुए बोला, क्या तुमने किसी को बताया है? प्रशांत ने हिचकिचाते हुए प्यारेलाल से कहा, वो मेरी एक असिस्टेंट है, मैंने उसे भी ये कुआं दिखाया था। तो क्या उसने तुम्हें कब्र में फंसाने की कोशिश की? प्यारेलाल ने पूछा। यह सुनकर प्रशांत सोच में पड़ गया। तो क्या कियारा प्रशांत को मारना चाहती थी? आखिर उसका मकसद क्या हो सकता था इसके पीछे? कब्रिस्तान में जिस आकृति ने फावड़े से कब्र खोदी थी, क्या वो सच में कियारा ही थी? सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।